Okay, so this is October, November 2022. Starting with the first question we have, कि ये diagram given है वो आपसे कहता है कि resultant बता दें. The resultant force is 6 newtons to the right side. What additional force will produce a resultant 3 newtons to the left? तो कहता है right now under the circumstances 6 newton to the right. इसका मतलब है कि इसको दोबारा redraw कर लें. तो 11 newtons यहाँ पर है और towards the left this is 5 newtons. So resultant हमारे पास dominating side पे 6 newtons है. This is what he is trying to tell you. वो कह रहे हैं कि ऐसा यहाँ पर किस फोर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, किस डायरेक्शन में लगाएं ताकि 3 न्यूटन्स टू द लेफ्ट, यानी हमारे पास रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन्स आ जाए, यानी लेफ्ट साइड पर 3 न्यूटन्स की डोमिनेंस आ जानी चाहिए. तो सबसे पहले तो देखिए, आपने 6 न्यूटन को बैलेंस करना है तो कम से कम आपको लेफ्ट साइड पे 6 न्यूटन तो देनी ही पड़ेगी. इसके साथ साथ आपको 3 न्यूटन्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. ये 6 न्यूटन को बैलेंस करेगा और 3 न्यूटन रिजल्टेंट 3 न्यूटन बनाने में काम आएगी. So it looks like that what we should do is left side पर अगर हम 9 न्यूटन की फोर्स लगा दें तो उसमें से तकरीबन 6 न्यूटन जो है that would be utilized to balance this out and extra 3 newtons will be available for the rest of the resultant to the left side. तो most probably जो इसकी ऑप्शन बनती है हमारे पास that is option B. Question number 2 पे चलते हैं. The teacher measures the length of the classroom. Which appropriate instrument is suitable and usable? तो रूलर तो आप कैलिपर और माइक्रोमीटर तो बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए हैं तो अप्रोप्रिएट नहीं रहेंगे, कन्वीनियंट नहीं रहेंगे. तो टेप मेजर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर क्लासरूम्स फॉर रोड मेजरमेंट एंड फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट्स. जिस तरह सर्कमफ्रेंस है, कोई बॉल है, कोई मार्बल है, उसका डायमीटर, रेडियस, सर्कमफ्रेंस कुछ भी निकालना है तो आप सर्कमफ्रेंस मेजर करके तो इवेंचुअली डायमीटर निकाल सकते हैं 2πr लगा के. वो कहते हैं जी 1,000th ऑफ अ मीटर. देखिए 1 मीटर को डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो दिस बिकम्स 1 into 10 raised to the power -3 और हमें पता है कि दिस इज एक्चुअली द प्रीफिक्स ऑफ मिली. तो वो मिलीमीटर्स की बात कर रहा है कि अगर इसके पे मिलीमीटर है तो वो असल में कितना होगा. तो 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, ये एक ही बात है, ये एक ही लिखने का प्रोसीजर है सिर्फ. और इन दोनों में डिफरेंस हमें पता है कि 10 का फर्क होता है, 10 डिविजन्स का, राइट. और अगर आप रूलर पे देख लो, स्केल पे देख लो तो 1 सेंटीमीटर जहाँ पे खत्म हो रहा है उसके बीच में हमारे पास 10 डिविजन्स होती हैं. दिस वन सिंगल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर्स और ये कंप्लीट जो है दैट इज 1 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग दिस वुड बी ऑप्शन डी. इसको अगर आप और बेहतर करना चाहते हैं देन आई वुड सजेस्ट यू रिवाइज द टॉपिक ऑफ प्रीफिक्सेस. A car of mass 1000 kg, steep hill है, downhill है, brakes have failed. The driver uses the horizontal sand filled safety road to stop the car. वो कहते हैं जी कि 10 मीटर पर सेकंड पे आया था. Experiences 2500 newtons of force that is in friction. तो वो कहता है कि mass इतना है तो कितना distance travel होगा. अब ये basic problem जो है that is law of conservation of energy से generate होती है कि जो गाड़ी की kinetic energy थी because it was moving which is half mv square, इसमें values put करें तो mass इसका 1000 kg given है क्वेश्चन में. वेलोसिटी हमें ऑलरेडी गिवन है दैट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड. इसका स्क्वायर करना मत भूलिएगा. दिस शुड बी इक्वल टू द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. ऐसा हम इसलिए सोच रहे हैं बिकॉज एनर्जी इज कंज्यूमेबल आइटम. तो अगर इसके पास ऑलरेडी जाउल्स में एनर्जी है तो वर्क डन जो कि जाउल्स में ही होगा उसमें इस्तेमाल हो जाना चाहिए, इवेंचुअली वर्क डन हो जाना चाहिए ताकि गाड़ी रुक जाए. So the friction has to remove all the energy from the moving car so that this eventually stops. तो इसको हम इक्वेट करेंगे फोर्स इंटू डिस्टेंस के साथ क्योंकि हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी. तो वर्क डन की इक्वेशन को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया. फोर्स हमें गिवन है दैट इज 2500 न्यूटन्स कि वो एक्सपीरियंस कर रहा है तो इसकी जगह 2500 आ जाएगा. एंड नाउ यू कैन अलजेब्रिकली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस डी. ये मैं आपके साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ. इसका आंसर आ रहा है बेटा 20 मीटर्स विच इज ऑप्शन सी. ठीक है. अच्छा, अगेन स्पीड टाइम ग्राफ है तो यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन. दैट वुड बी दैट द ग्रेडियंट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन एंड एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस, राइट. अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास वो कहते हैं कि जी के स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट.
अगर तो बॉल रेस्ट पे तो स्टार्टिंग स्पीड उसकी 0 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, विच इज मीन के ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए। इसका मतलब है ऑप्शन बी तो गलत हो गई। उसके बाद कहते हैं कि द बॉल देन रोल्स अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल। रफ का जो वर्ड है इसका मतलब है कि फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, फ्रिक्शन है सिस्टम के अंदर, आपको उसको अकाउंट करना पड़ेगा। विच ग्राफ शोज, अच्छा रोल्स हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, बाद में रोल करना शुरू कर देता है। तो डायग्राम अगर हम देखें तो रियल लाइफ में कुछ इस तरह से हो रहा है कि ये एक स्टीप स्लोप थी और बाद में सीधी सड़क आ गई है, ठीक है, और इसके ऊपर बॉल हमने रखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ से हमने उसको रिलीज किया है तो अब वो बॉल सीधा चलना शुरू हो गया, समवेयर लाइक दिस। तो शुरू स्पीड ओरिजिन से होनी चाहिए 0 मीटर पर सेकंड से, तो ऑप्शन ए भी ठीक लगती है, सी भी ठीक लगती है और डी भी ठीक लगती है। लेकिन आगे एनालिसिस करते हैं। स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए, तीनों में स्पीड इंक्रीज हो रही है शुरू में, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसके बाद जब वो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जा रहा है तो उसके बाद उसको कुछ स्पीड मेंटेन करनी चाहिए, इट शुड बी मूविंग एट अ सर्टेन स्पीड। सी ऑप्शन में कह रहे हैं कि स्पीड एकदम जीरो हो गई, ऑब्जेक्ट हैज टू स्टॉप मूविंग। ऐसा तब होता अगर इसके आगे कहीं दीवार होती और ये दीवार के साथ लग के रीबाउंड ना करता और रुक जाता, फिर हम सी को कंसिडर करते, लेकिन बॉल को रोकने वाली कोई चीज नहीं है तो ऑप्शन सी भी गलत हो गई। तो हमारे पास अब डी और ए में फैसला करने वाली बात है। ऑप्शन ए वो सिलेक्ट करेगा जो रफ वाली बात को इग्नोर कर देगा। देखिए रफ है, फ्रिक्शन है, स्पीड वक्त के साथ साथ कम होनी चाहिए, सो एक टाइम के बाद ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होनी चाहिए, इट शुड डिसेलरेट। टाइम गुजरता जा रहा है, टाइम गुजरता जा रहा है और स्पीड कम होती जा रही है, सो द मोस्ट प्लॉजिबल ऑप्शन अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस शुड बी ऑप्शन डी। ये रफ वाला वर्ड कहीं और भी आ जाए तो आपने उसको इंपॉर्टेंस देनी है। क्वेश्चन 6, ब्लॉक ऑफ वुड प्लेस्ड ऑन अ टेबल, ये आपके पास न्यूटन्स थर्ड लॉ वाली बात है जो पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। वो कहते हैं स्टूडेंट स्टेट्स थ्री कंडीशंस फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी, कि वो स्टेशनरी रहे, अपनी जगह से ना हिले। तो कंडीशन पी कहता है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ब्लॉक मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये बात ठीक है, लेकिन इसके लिए स्टेशनरी होना जरूरी नहीं है। रिजल्टेंट फोर्स तब भी जीरो हो सकती है कि फॉरवर्ड 100 न्यूटन है, बैकवर्ड्स 100 न्यूटन है और ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा है। इस केस में रिजल्टेंट तो जीरो लेकिन ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ले, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट यहाँ तक हम बात को ठीक मान लेते हैं। द रिजल्टेंट मोमेंट इन द ब्लॉक मस्ट बी इक्वल टू जीरो, बिल्कुल ये बात ठीक है कि यानी अगर एक ऑब्जेक्ट मेरे पास पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर कोई ऐसा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट या टॉर्क या कोई भी ऐसी चीज उस पर नहीं होनी चाहिए। कंडीशन आर में कहता है द एक्सटर्नल फोर्स मस्ट एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द ब्लॉक, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, कहीं पे भी फोर्स एक्ट कर सकती है, सेंटर ऑफ मास से अलग भी हो सकती है, सेंटर ऑफ मास पे भी हो सकती है, इट डजंट मैटर। तो आर कंडीशन नेसेसरी नहीं है, पी और क्यू नेसेसरी है, तो बेस्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन 7 इज अबाउट थिंकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब मैं इसमें एक इक्वेशन आपको बता दूं कि इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस बनता है, और उसने एक सॉल्व आपने उसने वैल्यूज आपको इसलिए दी हैं ताकि आप उनको खुद ऐड करके चेक भी कर लो। बाय द वे कॉमन नॉलेज के अकॉर्डिंग ये दोनों ऐड होते हैं, फिर आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस बनेगा। थिंकिंग डिस्टेंस जो है ये तमाम जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं, ह्यूमन कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करेगा, और ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, जिस तरह गाड़ी के टायर्स हैं, सड़क पे पानी है या नहीं है, ठीक है। और ह्यूमन में बेसिकली रिएक्शन टाइम आ जाता है कि आपने ब्रेक फौरन लगाई है या आपको आपने डिले किया है, वर यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, वर यू नॉट अटेंटिव, यू वर यूजिंग द फोन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि द सेम कार इज बीइंग ड्रिवन बाय द ड्राइवर एट 60, पहले भी 60 पे चल रहा था अभी 60 पे, ऑन द सेम रोड व्हेन इट इज वेट, अब सड़क पे पानी है, द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स अगेन सडनली, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वेट रोड ऑन द थिंकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस। देखें थिंकिंग डिस्टेंस पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज अभी दोबारा उसने सडनली ही ब्रेक्स लगाई हैं जिस तरह पहले उसने सडनली ब्रेक्स लगाई, ठीक है। ये सडनली लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ही इज अटेंटिव, ह्यूमन एरर इसमें शामिल नहीं है, तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो अब इंक्रीज कर जाएगा पहले से, क्यों, क्योंकि यू आर ऑन अ वेट रोड, द फ्रिक्शन हैज डिक्रीज्ड, और अब आपको रुकने के लिए ज्यादा डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा। तो अब अगर ये 22 से बढ़कर लेट से मैं कहता हूँ 30 मीटर्स हो गया है, ठीक है, तो टोटल अगर आप दोबारा करेंगे तो दिस वुड नाउ बिकम 57 मीटर्स। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन ऐसी है, ठीक है। तो थिंकिंग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसको तो आपने चेंज नहीं किया बट इसको बढ़ा दिया, तो ऐड ही होना है, उसने ऐड होने के बाद मैथमेटिकली ये भी बढ़ेगा। बेस्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 8 पे चले जाते हैं। कार ट्रेवल्स हॉरिजॉन्टल रोड बेंड्स
एट अ कांस्टेंट स्पीड, ये आपको सर्कुलर मोशन का हिंट दे रहा है, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, ये हमें पता है कि टुवर्ड्स द सेंटर। अगर ये कर्व्ड बैंक है फॉर एग्जांपल, और ये गाड़ी टेंजेंशियल वेलोसिटी ये है और टर्न इस तरफ लेना चाह रही है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जो इमेजिनरी सर्कल है उसके सेंटर में होता है, तो ये हमें पता है कि इट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बेंड, ठीक है। इसी के अंदर आपके पास सोलर सिस्टम भी आ जाता है लिंक्ड बाय ग्रेविटी। आपके पास इसमें आपके पास बाइक भी आ जाती है, बाइक टेकिंग अ टर्न। फिर आपके पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल भी आ जाती है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये रिवॉल्व क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन between positively charged nucleus and negatively charged electron. A student writes two statements about mass and weight. Mass is a property of a body which resists change of motion. बात तो ठीक है. Weight is the amount of substance in the body. ये बात गलत है because ये mass ही होता है, is the amount of substance. और ये जो पहली बात उसने की हुई है, इसका जो larger concept है, that is inertia, and that is most likely linked with first law of Newton. ठीक है. As long as there is no resultant force or extra force, the object will maintain its motion. अगर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगा, मूव कर रहा था तो मूव करता रहेगा, तो कांस्टेंट स्पीड अपने मोशन को चेंज नहीं करेगा क्योंकि आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है। और इसी तरह स्टेटमेंट 1 इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन, दिस इज रॉन्ग। मैथ्स लिखता तो ठीक होता। क्वेश्चन नंबर 10 पे थोड़ा सा एनालिसिस हमें अपना बेहतर करना पड़ेगा। ग्राफ रीडिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो आपसे कहते हैं कि जी दो प्लैनेट्स है हमारे पास, एक प्लैनेट एक्स है और एक मेरे पास प्लैनेट वाई है। दोनों के ऊपर हमने एक स्प्रिंग बैलेंस रखा हुआ है, ये देखें स्प्रिंग, एक इसके ऊपर भी स्प्रिंग बैलेंस रखा हुआ है हमने, और सेम हम दूसरे प्लैनेट पे भी एक स्प्रिंग हमने रखा हुआ है, ठीक है। वो कहते हैं कि जी सस्पेंडेड फ्रॉम इट व्हेन द स्प्रिंग इज ऑन प्लैनेट एक्स, स्प्रिंग सेम है, प्लैनेट डिफरेंट है। तो वो कहते हैं कि व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस ग्राफ्स, इससे हमें क्या अंदाजा लग सकता है या लगाया जा सकता है। तो अगर आपने कोई भी इस तरह का कंपैरिजन करना हो तो आई वुड रेकमेंड कि कोई एक कोऑर्डिनेट पिक करें और उस पे दोनों का बिहेवियर चेक करें कि हाउ आर दे एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग। मैंने 2 इसलिए पिक किया है बिकॉज 2 पे मेरे पास y के लिए भी फिक्स्ड वैल्यू है और x के लिए भी। मैं कोई और इंस्टेंट अगर पिक कर लेता हूँ, लेट्स से 3 वाला अगर मैं पिक कर लेता हूँ, तो मुझे उसमें डिफिकल्टी ये आ जाती है फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि मैं इसके सेंटर वाली वैल्यू पिक करनी पड़ेगी और इसके लिए भी इसकी सेंटर वाली वैल्यू पिक करनी पड़ेगी, विच इज 15 एंड 45। उनकी रेशियो हो सकता है मेंटली आप कैलकुलेट करते हुए गलती कर लें, लेकिन गलत फिर भी नहीं होगा। तो मैंने प्रेफर किया है कि मैं इस कोऑर्डिनेट को चूज करूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड विजुअल एक्यूरेसी। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, आप उसके साथ भी रेशियो डेवलप कर सकते थे, देयर इज नो इशू इन दैट। वो कहते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू कंपेयर, ऐसी बात नहीं, हम कंपेयर कर सकते हैं। क्यों कंपेयर कर सकते हैं? बिकॉज आपके पास वेट का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू mg। वेट भी एक फोर्स है, स्प्रिंग भी एक फोर्स ही जनरेट करता है, जिसको हम हुक्स लॉ वाली फोर्स kx इक्वल टू mg करके मास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम ये काम कर सकते हैं। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ x इज इक्वल टू y। अगर ये दोनों बराबर होते तो दोनों के ग्राफ सिमिलर होते, तो ये बात भी गलत है। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन x is 1/3 of the force on y। देखें अगर x की ग्रेविटेशनल फील्ड वीक होती, यानी जो अभी C में ऑप्शन बात कर रहे हैं कि दिस इज ग्रेविटी 3 टाइम्स लेस देन प्लैनेट y, तो फिर ये ज्यादा एक्सटेंशन हमें शो करता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा फॉर अ लार्जर मास, ठीक है। तो हमारे पास अगर D को कंपेयर करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 3 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन प्लैनेट y, ठीक है। दिस इज मोर प्लॉजिबल, ये बात ज़्यादा बेहतर लगती है। क्यों? अगर इसको एनालिसिस करें आप तो देखो वो ये बात करना चाह रहा है कि इसकी जो ग्रेविटी है वो 3 टाइम्स है और इसकी ग्रेविटी सिंपल 1 टाइम्स है, तो वो आपको एविडेंटली नज़र आ रहा है कि आपका मास सिर्फ 2 kg था, स्प्रिंग y जो है वो 10 पे एक्सटेंड हुआ है, लेकिन प्लैनेट x के ऊपर वो 30 तक एक्सटेंड हो गया, विच इज़ 3 टाइम्स मोर एक्सटेंशन। और हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर आप एक्सटेंशन बढ़ाएंगे जबकि स्प्रिंग भी सेम है, मास भी सेम है, तो वी कैन कंक्लूड दैट द एक्सटेंशन वाज प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। जितनी ज़्यादा एक्सटेंशन थी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी भी होनी चाहिए, और दोनों में लकीली 10:30 3:1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वो 3 टाइम्स वाली बात जस्टिफाइड है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 11 पे चले जाते हैं। अ स्टूडेंट
फाइंड्स द डेंसिटी ऑफ रेगुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, चूज इक्विपमेंट फ्रॉम द लिस्ट, स्टॉप वॉच। अब अगर आप डेंसिटी निकालना चाहते हो तो सबसे पहले तो डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो, मुझे बताएं इसमें कोई टाइम स्टॉप वॉच या टाइम की जरूरत है नहीं, तो ये तो गया आपके पास। मेजरिंग सिलेंडर की जरूरत है सो दैट वी कैन मेजर वॉल्यूम, और बीम बैलेंस की जरूरत है सो दैट वी कैन मेजर द मास। तो हमारे पास 2 और 3 की जरूरत है विच इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में है, अगेन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें वो कहता है जी एफ कितना है और क्या सोच कर आप निकालेंगे, बिकॉज द बीम इज सपोज टू बी बैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब ये होगा कि आपके पास जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो बराबर होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सा है, जो इसको ग्रीन एरो की डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है वो क्लॉकवाइज है। वट एवर फैक्टर देयर इज वो इसमें काउंट होगा। और एंटी क्लॉकवाइज फैक्टर्स वो हैं जो इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करें। इफ दिस वाज अलाउड टू रोटेट फ्रीली तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ब्लू में या ग्रीन में। इसको रोकने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए हम एक फोर्स F लगा रहे हैं ताकि ये रोटेट ना करे अबाउट द पिवट, जिस तरह एक सी सॉ वाली एग्जांपल होती है। उसको करने के लिए अब हमें ये लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो अब आप इसको फिगर आउट कर सकते हैं। मोमेंट का फॉर्मूला है हमारे पास F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो अब आप देखेंगे ये हमारे पास फोर्स है, ये उसमें 90 डिग्रीज का एंगल है, तो यही डिस्टेंस हम लेंगे। तो मेरे पास ये जो ब्लू मोमेंट है, ये जो पर्पल के साथ अब ओवर शेडो कर रहा हूँ, तो दिस विल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 40। अच्छा, आमतौर पे बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें या ना करें। देखें, अगर तो P2 होता तो आप करते तो बेहतर था। यहाँ पर क्योंकि तमाम डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में और आपका आंसर न्यूटन्स में है, आपको डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड पर, तो उसको कन्वर्ट करने का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं, आंसर सेम आएगा। तो मैं इसलिए इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा। आप इसको अपने तौर पे डिवाइडेड बाय 100 करके मीटर्स में ले भी जाएंगे, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, सेम आएगा। और यहाँ पर जब हम आते हैं 60 न्यूटन्स के लिए, तो हमें पता चलता है कि 60 न्यूटन्स का जो डिस्टेंस है दैट इज 30 सेंटीमीटर। सो दिस इज 60 मल्टीप्लाई बाय 30। आप नोटिस कर सकते हैं वी आर मल्टीप्लाइंग फोर्स विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर देखिए, मैं स्पेसिफिकली 90 डिग्रीज एंगल्स की बात कर रहा हूँ। ये इस फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है, इट शुड बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये दो तो मेरे पास आ गए, लेकिन F को देखें, अगर हम इसको F का एनालिसिस करें तो F बना राइट साइड पे हुआ है, लेकिन इसका एरो अपवर्ड्स है, विच लुक्स लाइक कि अगर हम इसको यहाँ से ऊपर की तरफ पुश करते तो ये 60 के अगेंस्ट काम करता है। इट शुड हैव बीन अगेंस्ट इट, क्योंकि 60 जो है वो डाउनवर्ड्स है, इट इज ट्राइंग टू रोटेट इट क्लॉकवाइज, बट हमारा F जो है इट इज ट्राइंग टू रोटेट इट एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज एरो बना हुआ है इस तरह से। आपने एरो की डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस देनी है, इसको देख के पता चलता है ये किस तरफ जाना चाहता है। तो मैं इसी F को ओवर एक्सटेंड कर रहा हूं एंड आई एम ब्रिंगिंग इट ऑन दिस साइड टू मेक इट इजी फॉर माई सेल्फ, कि ये असल में कौन सा काम कर रहा है। इज इट डूइंग द क्लॉकवाइज मूवमेंट और इज इट एक्चुअली हेल्पिंग द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो पता ये चलता है कि ये असल में इस 30 मल्टीप्लाई बाय 40 का जो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है ये उसी डायरेक्शन में है। तो ये दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं। सो आई विल ऐड दिस मूवमेंट इनटू दिस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो कि ब्लू में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो क्योंकि F है, अननोन है, मुझे नहीं पता, तो F मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब इसका डिस्टेंस पिवट से कितना है, तो ये मेरा पिवट है, पिवट से ये कितना दूर है, दैट इज 30 प्लस 20 विच इज 50। तो मैं यहाँ पर 50 लिखूंगा। अब फिर मैं रिमाइंड करवाता हूँ, ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं, बिकॉज बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स आर ट्राइंग टू कॉज एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और सिर्फ वहां पर 60 मल्टीप्लाई बाय 30 है जो कि क्लॉकवाइज रोटेशन कॉज कर रहा है। पिवट के अराउंड आप इक्वालिटी लिख दें, इक्वल लिख दें और इसको सॉल्व कर लें। मैं इसको सिंगल लाइन इक्वेशन में लिख रहा हूँ कि व्हाट शुड इट लुक लाइक। तो पहले मैं 50 से शुरू कर रहा हूँ, तो F मल्टीप्लाई बाय 50 ब्रैकेट लगा लें, प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 40, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 40 आ गया, इक्वल टू जो ये पिवट के अराउंड था मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 30। अब एल्जेब्रा प्लीज ठीक सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, इसने इधर आके माइनस होना है। तो मैं फिर भी स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ। दिस इज F मल्टीप्लाई बाय 50 दैट इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो आपके पास 1800 आंसर आता है, माइनस क्योंकि ये लेफ्ट पे चला गया तो 30 मल्टीप्लाई बाय 40 करके लेके जाएंगे तो ये 1200 बनेगा। इन दोनों को माइनस करेंगे और 50 को उधर लाके डिवाइड करेंगे
तो 1800 माइनस 1200 आपके पास बनता है 600, और उधर 50 था, उसको उधर लाके डिवाइड करना है, तो आपके पास F निकल आएगा, दैट इज 12 न्यूटन ऑफ फोर्स। इसका मतलब है कि हमारे पास जो यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे थे, दैट शुड बी 12 न्यूटन्स 50 सेंटीमीटर्स अवे, तो हमारा ये रॉड बैलेंस हो जाएगा, तो हमारा बी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करेगा, वो कहता है जी लीस्ट स्टेबल कौन सा है, तो स्टेबिलिटी के लिए दो कंडीशंस क्या हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होना चाहिए, और बेस एरिया जो है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट स्टैंड करता है, दैट शुड बी वाइड। ये है मैक्सिमम स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा मीट करता है। इसमें आप देखें लीस्ट स्टेबल पूछा हुआ है, तो आप ग्राउंड के लिहाज से कंपेयर करेंगे कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका है, तो इसका तो यहाँ पर है, ऑप्शन ए और सी का तो लोवेस्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये तो ऑलरेडी काफी स्टेबल है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, और उसके बाद आपके पास डी है, डी का थोड़ा सा हायर है, तो मैं अनस्टेबल चाहता हूं, तो मैं डी और बी को डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसका ज्यादा हाइट पे है, ज्यादा अनस्टेबल है, तो आई वुड मोस्ट लाइकली बी इंक्लाइन टुवर्ड्स ऑप्शन बी। लेकिन इसमें डी से ज्यादा एक और भी प्रॉब्लम है, इसका जो सरफेस एरिया है, जो बेस एरिया है इसका, वो डी से भी कम है, डी से कम है। तो दोनों बातें इसके लिए मतलब जो स्टेबिलिटी है डिक्रीज करती हैं, तो लीस्ट स्टेबल तो फिर यही है। अगर मोस्ट स्टेबल की बात करता तो फिर हमारे पास ऑप्शन सी बनता, मोस्ट स्टेबल। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हालांकि ए और सी दोनों का सेम है, लेकिन इसका बेस एरिया जो है दैट इज मोर देन ए, तो मोस्ट स्टेबल फिर ऑप्शन सी बनती है। लेकिन दोनों बता दिए, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन यू कैन चूज इट, लेकिन फिलहाल इसका आंसर बी है। 14th में आपसे कहता है कि ईच टायर हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। अब आप देखें कि सवाल जो है वो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, विच मीन्स कि ये प्रेशर का कोई क्वेश्चन होगा, और देखें हर सवाल में सेंटीमीटर स्क्वायर ही है, तो प्लीज टाइम ज़ाया मत कीजिए, एरिया कन्वर्ट मत कीजिए, जरूरत नहीं है। द कार हैज अ मास ऑफ 1600, द वेट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 टायर्स, द ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ इज 10। तो देखें इस सिस्टम के अंदर जो फोर्स है दैट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज mg, और एरिया आपको गिवन है कि एक टायर जो है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि 4 टायर हैं तो फिर आपको 4 टायर्स पे डिवाइड करना पड़ेगा। बहरहाल देख लेते हैं। सो दिस इज फोर्स ओवर एरिया, फोर्स विल बी 1600 मल्टीप्लाइड बाय 10। क्यों मैं mg वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, बिकॉज वेट इज ऑल्सो अ फोर्स। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया एक टायर जो है दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट क्योंकि 4 टायर्स हैं तो ये सारे के सारे उन 4 टायर्स पे इक्वली डिवाइड हो रहा है ना। ठीक है जी, तो हमारे पास है 1600 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100, तो आंसर जो बेटा हमारे पास आ रहा है दैट इज 40 न्यूटन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपकी बात की जाए तो आपका वेट भी 2 फीट्स पर है। ठीक है, आपका जो वेट है दैट इज mg, दैट इज ऑन 2 फीट, तो हम दोनों फीट का एरिया जो है 2 मल्टीप्लाई बाय ए, यानी एक फीट का अगर एरिया ए है दूसरे का भी ए है, इस तरह से आपका प्रेशर निकाला जाएगा दैट यू आर एक्सर्टिंग ऑन द ग्राउंड दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन। इस तरह गाड़ी 4 टायर्स पे खड़ी है तो चारों के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके जी। A gas syringe contains volume V1, gas pressure is P1. ठीक है, the volume is reduced to V2 without any change of temperature. What is expression for the change in pressure? बेटा चेंज इन प्रेशर का अब सिर्फ मतलब ये होगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से आपने देखना है, दैट विल बी प्रेशर फाइनल माइनस प्रेशर इनिशियल। ठीक है, आज कितना है और पहले कितना था, पहले प्रेशर 1 था। ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर की जगह तो आएगा P1। आज कितना प्रेशर है उसके लिए हमें फॉर्मूला P1 V1 P2 V2 लगाना पड़ेगा। सो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। न्यू सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग इफ वी आर स्टिल लुकिंग फॉर द प्रेशर, तो फिर मुझे V2 इधर लेके जाना पड़ेगा, दैट विल बी डिवाइडेड बाय V2, और यहाँ से खत्म हो जाएगा। सो दिस इक्वेशन बिकम्स P2 बेसिकली इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय V2, और P2 हमारा कौन सा है, दिस इज द फाइनल प्रेशर। आज कितना है तो इसको आप सिर्फ चेंज इन प्रेशर के अंदर, ये जो चेंज इन प्रेशर डेल्टा P, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर में पुट कर दो। उसने सिर्फ ये चेंज लिख के आपको एल्जेब्रिकली कंफ्यूज करने की कोशिश की है, तो व्हाट डज दैट बिकम, दैट इज P1 V1 डिवाइडेड बाय V2 जो कि फाइनल प्रेशर है माइनस इनिशियल प्रेशर व्हिच इज P1। तो ये आपकी क्लोजेस्ट ऑप्शन ऑप्शन सी बनती है। ठीक है, इसी तरह चेंज कहीं पे भी आ जाता है,
तो आप x2 माइनस x1 या a2 माइनस a1 या चेंज इन टेम्परेचर आ जाए तो आप भी TF माइनस TI फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर करते हैं. ओके जी, सो ब्लॉक इज बीइंग पुल्ड अप द स्लोप. वो कहते हैं जी हाउ मच वर्क इज डन पुलिंग अप द स्लोप. देखिए जी, अगर तो उसने F की बात की है तो वर्क डन की डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है कि आप जिस फोर्स की बात कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर होना चाहिए. तो अगर मैं F की बात कर रहा हूँ, इसी डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है दैट इज L. सो माई वर्क डन वुड बी F मल्टीप्लाई बाय L विच इज ऑप्शन बी. अगर मुझे वो कहता वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी या अगेंस्ट वेट तो फिर मैं W और एज को कंसिडर करता क्योंकि W भी उसी डायरेक्शन में है और हाइट भी उसी डायरेक्शन में है. Then I might have considered this to be W multiplied by H या mg multiplied by H which is also known as the change in gravitational potential energy. ठीक है, तो work done against gravity is change in gravitational potential energy. Question number 17 वो कहते हैं मोटर एज एन इनपुट पावर. अब दोबारा से ये मॉडल बना लें. इनपुट पे जी 12 वॉट्स ले रही है मोटर हमसे एंड द मोटर वेस्ट 590 जूल्स इन 1 मिनट. तो हम वेस्टेड निकाल लेते हैं. पावर का फॉर्मूला हमारे पास है जी एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम याद रखें इसको 60 सेकेंड्स, मिनट्स को 60 सेकेंड्स में आप लेके जाएंगे. सो दिस इज 590 डिवाइडेड बाय 60. इसका वेस्टेड का आंसर आता है 9.8. So this is 9.8 watts of power being wasted. तो यूजफुल कितनी हुई? 12 में से 9.8 ज़ाया हो गई, बाकी आपको आउटपुट पे मिल जाएगी. तो 12 में से ये जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा जी 2.2 वाट्स. तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है यूजफुल आपके जो काम आई डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट जो आपने खर्च किया, जो आपने उसको इनपुट पे दिया. So this would become 2.2 watts divided by 12 watts multiplied by 100 क्योंकि परसेंटेज में. और एक याद रखें बात, क्योंकि हम एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं तो ऊपर और नीचे यूनिट सेम होना चाहिए. इफ़ यू वांटेड टू वर्क विद जाउल्स तो फिर आप इसको भी 1 मिनट के साथ मल्टीप्लाई करके जाउल्स में लेकर जाते हैं, फिर सारा सवाल एनर्जी में लेके जाते हैं. यहाँ पर राइट नाउ मुझे वॉट्स में लेके जाना ज़्यादा कन्वीनियंट लगा तो मैं उसमें ले गया हूँ, वरना यूनिट सेम होना चाहिए एफिशिएंसी के लिए. सो 2.2 डिवाइडेड बाई 12 आपके पास 18% आंसर बनता है. इसका 18.33 आता है. 2 सिग्निफिकेंट तक हमारे पास 18% बनेगा. इसका आंसर ए बनेगा. क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं. इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड एफिशिएंसी अबाउट 90%. ठीक है जी. इलेक्ट्रिक ट्रेन व्हाट फॉर्म ऑफ वेस्टेड एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड. तो देखिए इलेक्ट्रिक मोटर अगर आप फैन के साथ आपने वर्क किया हुआ या इफ़ यू एवर हैव एक्सपीरियंस डीलिंग विद द पेडस्टल फैन तो आपने नोटिस किया होगा कि जब वो काफ़ी देर तक चलता रहे तो वो हीटअप हो चुका होता है या हीटअप हो जाता है इवेंचुअली. और दूसरा जो हम फैंस को हमने डिज़ाइन किया था हवा देने के लिए. ठीक है, कोई भी हम अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन है, कोई भी जो ट्रेन को देखना चलें, हमने उसको डिज़ाइन किया था कि वो मूवमेंट हमें प्रोवाइड करे यानी किनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करे और कुछ ना दे. लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ द ड्यू टू द डिज़ाइन ऑफ द मशीन हमें उसकी हाई टेम्परेचर भी मिल रहा है और साउंड भी मिल रही है व्हेन इट इज़ मूविंग, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो वो जो बाकी 10% लॉस आ रहा है वो हीट और साउंड का ही हो सकता है. ठीक है, थर्मल तो है ही है. ठीक है, तो साउंड भी है. अच्छा, थर्मल ओनली नहीं होता, इसमें से बेहतर चॉइस हमारे पास फिर ये वाली होती है, थर्मल एंड साउंड. केमिकल है नहीं बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी फॉसल फ्यूल. हम पेट्रोल यूज़ नहीं कर रहे, बैटरीज यूज़ नहीं कर रहे, हम कोई उस तरह का काम नहीं कर रहे. ठीक है, और वो ज़ाया नहीं कर रही, वो अपने इनपुट पे ले रही है. अगर इसको हम बैटरी और डीसी बैटरी से भी चला रहे होते या कोई सेल से चला रहे होते तो भी वो इसकी इनपुट है, उसकी आउटपुट नहीं है. वेस्टेड जो एनर्जी होती है वो आउटपुट की तरफ आती है. दिस इज आउटपुट नंबर 1, दिस इज आउटपुट नंबर 2. आउटपुट 1 यूजुअली इज यूजफुल, जो आपके काम आई. आउटपुट 2 इज वेस्टेड, जो आपके काम नहीं है, जिसके लिए आपने उसको डिजाइन नहीं किया था. क्वेश्चन नंबर 19, यूनिट ऑफ पावर. तो देखें अब जाउल्स और सेकंड्स इस तरह की चीजें लिखी भी तो कोई मसला नहीं है. आप सिर्फ पर पावर का फॉर्मूला लिखें, दैट इज एनर्जी डिवाइड बाय टाइम. तो इट लुक्स लाइक दैट दिस इज जाउल्स पर सेकंड. तो मोस्ट लाइकली इसका आंसर बी बनता है. तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी. वैसे तो पावर का यूनिट वॉट्स है, लेकिन क्योंकि गिवन नहीं है तो हम बेस यूनिट्स में ले जाएंगे उसको थोड़ा सा. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 21 में सिर्फ आपको वो वर्ड्स के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. वो कहता है जी पहले भी उसके अंदर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसमें ऑलरेडी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और बाहर भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. अंदर भी 1 एटमॉस्फेयर है, बाहर भी 1 एटमॉस्फेयर है. कहते सिलेंडर इज टेकन आउट ऑफ द वाटर बाथ एंड लेफ्ट टू कूल डाउन. व्हाट हैपेंस टू द मास ऑफ द एयर. मास तो चेंज नहीं होगा because we believe that this is an airtight cylinder.
ठीक है। और दूसरा है यहाँ पर प्रेशर। देखें, प्रेशर चेंज नहीं होगा। जो चीज़ चेंज होगी, जो आपको विजुअली कंफ्यूज करेगी, वो ये है कि जब ये हॉट वाटर में था और आप इसको बाहर कूल डाउन रखने के लिए रखेंगे, मोस्ट डेफिनेटली इसका वॉल्यूम कम होगा व्हेन इट इज गोइंग टू कूल डाउन। ये वॉल्यूम इसका कम होगा, बेशक कम होगा, इसमें कोई एतराज वाली बात नहीं, लेकिन प्रेशर चेंज नहीं होगा। देखें, वॉल्यूम कम क्यों हो रहा है? इसलिए कम हो रहा है बिकॉज बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही है और अंदर भी उतना ही है। लेकिन जब आप इसको कूल डाउन करेंगे तो अंदर गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा, ठीक है। दे विल कम क्लोज टू ईच अदर। तो जब अंदर वाला प्रेशर कम है तो अंदर वाली फोर्स भी कम है, बाहर वाली फोर्स ज्यादा है, तो पिस्टन जो होगा ये वाला, इट विल बी फोर्स्ड डाउनवर्ड्स because force is exerted from an area of high pressure towards an area of low pressure। ये तब तक नीचे जाता रहेगा जब तक वो उस टेम्परेचर पे नहीं आ जाता जो रूम टेम्परेचर है, उस पे आने के बाद ये मूव नहीं करेगा। लेकिन स्टिल जो प्रेशर अंदर है वो एटमॉस्फेयर के बराबर है और बाहर वाला भी एटमॉस्फेयर के बराबर है। क्यों? अगर अभी भी प्रेशर डिफरेंशियल होता, अगर अभी भी प्रेशर अंदर का या बाहर का ज्यादा या कम होता, तो ये पिस्टन मूव करता रहेगा। अगर इधर का प्रेशर ज्यादा होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा तो ये नीचे चला जाएगा। सो देयर वाज अ चेंज इन वॉल्यूम इन बिल्ट टू द क्वेश्चन, जो कि आप विजुलाइज गलत कर रहे थे, ठीक है। प्रेशर चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। प्रेशर अंदर और बाहर सेम है। होता क्या है कि जब प्रेशर थोड़ी देर के लिए कूल डाउन होने की वजह से कम होता भी है, तो क्या होता है कि लेट से मैं कहता हूँ जी बाहर 1 एटीएम है और अंदर वाली साइड पे 0.99 एटीएम हो गया है, क्योंकि कूल डाउन हो रहा है। जैसे ही कूल डाउन होता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंशियल, एक फोर्स एक्सर्ट होगी और पिस्टन नीचे की तरफ चला जाएगा। लेकिन जब पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा तो क्या इसका वॉल्यूम पहले से कम नहीं हो जाएगा? तो अगर प्रेशर और अगर वॉल्यूम कम हुआ है तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमें पता है कि वॉल्यूम कम करने से प्रेशर बढ़ जाता है। तो जैसे ही थोड़ा सा वॉल्यूम कम होगा, थोड़ा सा ये नीचे आएगा, प्रेशर दोबारा बढ़कर 1 एटीएम हो जाएगा और पिस्टन वहीं रुक जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने कोल्डर एनवायरनमेंट में रखा हुआ है, ये मजीद कूल डाउन होता रहेगा, तो दोबारा प्रेशर 1 एटीएम से कम होकर 0.99 होगा, ये पिस्टन नीचे आएगा, दोबारा वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर फिर बढ़ जाएगा। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप ये पिस्टन नीचे आता रहेगा अंटिल एक ऐसे लेवल पे आ जाएगा जहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल टेम्परेचर बराबर हो गए, प्रेशर भी बराबर हो चुके हैं, वॉल्यूम चेंज होगा लाजमी, जो कि आप विजुलाइज कर रहे थे बट यहाँ पे वो गिवन नहीं है, विच माइट एंड अप मेक कंफ्यूजिंग। तो उससे परेशान नहीं होना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, ठीक है। आप थ्योरी को स्किप कर सकते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए विद नंबर्स, बाकी द रेस्ट इज अप टू यू। अच्छा, अब वो कहता है यहाँ पर सिर्फ वर्ड्स का डिफरेंस है। वो आपसे कहता है कि जी थ्रू विच एंगल डज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे चेंजेस। ये उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी, वो कितना चेंज होकर तो आज यहाँ पर खड़ा, ठीक है। इसके लिए आपको बेसिक ज्योमेट्री की और एक रूल याद होना चाहिए, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितना ये 40 है उतना ये भी 40 होगा, लेकिन ये टोटल एंगल मेरे पास 180 डिग्रीज है। तो इसमें से बेटा अगर आप बेसिक ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग आप इसमें से ये टोटल 80, क्योंकि ये 80 है, और ये 180 माइनस कर दें, अगर आप 180 में से 80 माइनस कर दो तो आपके पास ये वाला एंगल निकल आएगा विच इज गोइंग टू बी 100 डिग्रीज, ठीक है। अपनी ओरिजिनल ट्रेजेक्ट्री और आज की ट्रेजेक्ट्री में उसका 100 डिग्रीज का फर्क है। दिस इज सी राइट आंसर। अच्छा जी, इसको चारों ऑप्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। वो कहता है जी वाटर से एयर में जा रही है तो एंगल्स आपने मार्क करने हैं। एंड अगेन दिस इज मेमोरी बेस्ड, हम नॉर्मल ये जो बनाते हैं इसलिए बनाते हैं ताकि इसके रेफरेंस से एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन डिजाइन करें या सिलेक्ट करें। तो मेरे पास जहां से लाइट रे आ रही है, जहां से इनकमिंग है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। जहां पे लाइट एग्जिट कर रही है, मूव अवे फ्रॉम द मीडियम कर रही है, वहां पे रिफ्रैक्शन होगा। तो मेरे पास ऑप्शन ए विल बी द बेस्ट आंसर और करेक्ट आंसर अंडर दीस सर्कमस्टांसेस। अच्छा, बाकियों में देख लें। हम कभी भी मीडियम बाउंड्री के साथ एंगल मेजर नहीं करते, तो बी भी गलत था, ये सी भी गलत है, क्योंकि बाउंड्री के साथ मेजर कर रहा है लाइट रे, गलत बात है। और यहाँ पर दोनों ही गलत है, आप मीडियम के साथ रिफ्लेक्शन और एंगल नहीं कर सकते, आपको नॉर्मल के साथ करने पड़ते हैं सारे एंगल्स। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द नॉर्मल, जिसके रेफरेंस से आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन मेजर करेंगे।
ये हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस वाली एग्जांपल है। आप इसको एज अ सैम्पल भी यूज़ कर सकते हैं कि रे डायग्राम बनाते कैसे। तो आप कैम्ब्रिज के क्वेश्चंस में से भी आप निकाल सकते हैं कि हाउ यू कैन ड्रॉ द लाइट रे डायग्राम्स। तो हमारे पास हमें पता है कि जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, जब पहली दफ़ा लेंस क्रॉस करती है तो उसने फोकल पॉइंट से पास करना होता है, और ये जो सेंटर वाली होती है ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, ये बेंड नहीं होती। which distance is equal to the focal length, तो हमें पता है ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ऑप्टिकल जो फोकल पॉइंट है वहां तक होगा। तो हमारे पास जो फोकल लेंथ, ये फोकल पॉइंट है, ये पूरी जो है दैट इज फोकल लेंथ। तो इसका बेस्ट आंसर है एल एक्स। एल जो है बेटा इसको याद रखें, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और ये जो पूरी लाइन है दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें आपसे कहता है कि कौन सी डाइवर्जिंग लेंस का एक्शन प्रेजेंट कर रहा है। देखिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन ए गलत क्यों है? बिकॉज इसमें लाइट रे को मजीद डाइवर्ज कर जाना चाहिए था, मजीद डाइवर्ज करती, ये अपने तरफ से कन्वर्जेंस उन्होंने शो कर दी है कि वैसे तो लाइट रे की ओरिजिनल डायरेक्शन ये है, तो ये तो मूविंग इनवर्ड्स हो रही है, द लाइट रे इज ट्राइंग टू फोकस, ये अपनी ट्रेजेक्टरी से फोकस की तरफ आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता बेंड हो रही है इस तरफ, इसको बाहर की तरफ जाना चाहिए था। तो ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी को अगर देखूं तो ये बिहेवियर कन्वर्जिंग लेंस का डाइवर्जिंग करनी है। अगर ये लाइट रे ऐसे आ भी रही थी तो ये इसको स्ट्रेट कर देती या और ज्यादा मजीद डाइवर्ज कर देती, या थोड़ा सा इससे कम डाइवर्ज कराती, कुछ भी एक्सेप्टेबल था, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं था। तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी पे अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जो ये बिहेवियर इन्होंने शो किया है, ये फोकसिंग का बिहेवियर है। फोकस कैसे है? देखें ये ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी है, अगर लेंस ना होता तो ये तो उसको इस तरफ लेकर आ रही है, और अगर मजीद फोकस करते तो ये लाइट रे इवेंचुअली ऐसे बन जाती। तो ये तो कन्वर्जिंग लेंस का बिहेवियर है, ठीक है। लाइट रे को मजीद इससे दूर जाना चाहिए, लाइक दिस शुड हैव बीन अ डाइवर्जेंट लेंस बिहेवियर। तो ये ऑप्शन सी में भी गलत दिखाया उन्होंने। ऑप्शन डी में देखें, ये वही बात है जो मैं यहाँ पे कर रहा था कि लाइट रे का ओरिजिनल पाथ अगर ऐसा है तो ये इसको आउटवर्ड्स लेके जाना चाहिए, डाइवर्जिंग लेंस को उसको स्प्रेड आउट कर देना चाहिए, जितना मर्जी स्प्रेड आउट हो जाए, चाहे इतना हो जाता, इतना हो जाता, इतना हो जाता, स्प्रेड आउट होना चाहिए था। तो द क्लोजेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Many devices produce electromagnetic wave in operation, ठीक है जी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अब ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपसे पूछना चाह रहा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में कौन है। तो अब आपको गैमा से स्टार्ट करना चाहिए, फिर आपके पास एक्स रे है, फिर अल्ट्रा वायलेट है जिसको हम यूवी रेडिएशन कहते हैं, फिर विजिबल है, फिर इंफ्रारेड है, फिर माइक्रो है, माइक्रोवेव, फिर आपके पास रेडियो आ जाती है। इसका हमें पता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है, इसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है, इसकी वेवलेंथ लार्जेस्ट है। ये बात हमें पता है, व्हाई? बिकॉज ऑल ओइंग टू द आइडिया v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। हमने क्योंकि स्पीड उसकी मीडियम में सेम रखनी है ही सेम, तो अगर आप एक चीज बढ़ा रहे हो तो दूसरी चीज सैक्रिफाइस होती जाएगी ऑटोमेटिकली ड्यू टू सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई होकर आंसर दोबारा सेम आ जाना चाहिए। अगर ऐसे समझ नहीं आती तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि v डिवाइडेड बाय f अगर कर भी दो तो इज इक्वल टू लैम्डा। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, ये तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा इज ट्रू एज वेल। तो आपको मेमोरी चेक करना चाहता है कि क्या आपको ये यूजेस आते हैं या नहीं आते, ठीक है। तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो आपके पास टेलीविजन कंट्रोलर जो है बेटा ये तो इंफ्रारेड में आता है। टोस्टर जो है ये भी आपके पास इंफ्रारेड में आएगा एज हीटर, या मोस्ट लाइकली माइक्रोवेव आप कह सकते हो, ठीक है। सनबर्ड जो है दैट इज यूवी, ठीक है। और मोबाइल फोन जो है ये भी आपके पास माइक्रोवेव होता, तो ब्लूटूथ और वाईफाई टेक्नोलॉजी है। और अगर आप कॉल कर रहे हो सिंपल सिम से तो दैट वुड हैव बीन रेडियो, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। माइक्रोवेव में भी आ जाती है वो, बट स्टिल तो रेडियो खैर टेलीविजन के लिए आती है, इसको आप छोड़ सकते हैं। माइक्रोवेव में सारी कम्युनिकेशन आप इसकी डालें। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसने बात की है, तो मैं अभी इंफ्रारेड को देखा हमने, और हमने माइक्रोवेव को देखा, और यूवी को देखा। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो यूवी की है, माइक्रोवेव थोड़ा नीचे आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो बेस्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। ये अगेन मेमोरी, अगर आप इसको याद नहीं करेंगे यूजेस को तो आप इसको फिगर आउट नहीं कर सकते, इसका कोई रीजन नहीं है, ये सिर्फ मेमोरी बेस्ड है। What two frequencies are both outside the range of audible frequency for healthy human hair? Audible range जो है that is 20 hertz to 20,000 hertz। लेकिन अगर इस सवाल के नोमेनक्लेचर को देखें
तो दैट इज 20 हर्ट्ज अप टू 20 किलो हर्ट्ज। तो ये याद रखें, बड़ा क्लेवरली वो इसको पुट कर देता है, यहाँ पे किलो को पुट कर देता है और आप भूल जाते हैं। तो देखें 2 हर्ट्ज हम नहीं सुन सकते, 2 हर्ट्ज लोअर हम नहीं सुन सकते, 25 हर्ट्ज हम सुन सकते हैं, 500 हर्ट्ज हम सुन सकते हैं, 500 हर्ट्ज हम सुन सकते हैं, 25 किलो हर्ट्ज हम नहीं सुन सकते। और 25 किलो हर्ट्ज जो है हमारे पास जो है 25 ये भी नहीं सुन सकते आप, और 25 नहीं सुन सकते। उसने कहा जी सारी जो है दोनों ही गलत है। तो दोनों गलत तो हमारे पास ऑप्शन बी में कि दोनों ही नहीं रेंज में आ रहे। ठीक है, अगेन मेमोरी बेस्ड पॉइंट है। अब ये दोबारा सवाल में वो आपसे मेमोरी इन्वोक कराना चाहता है कि क्या आपको ये पॉइंट याद है कि क्वाइटर साउंड कौन सी होती है और पिच किसको कहते हैं। तो हमें पता है कि जो क्वाइटर साउंड है दैट इज सपोज टू बी लिंक्ड विद एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के साथ इसका वेव का ताल्लुक होगा, और पिच जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी के साथ उसका ताल्लुक है। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा ट्रेस चाहिए जिसकी जो है एम्पलीट्यूड कम हो जाए बिकॉज इट इज बिकमिंग क्वाइटर, हायर पिच फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो अगर हम इसको सिलोस्कोप के हिसाब से ओरिजिन पे लाइन बना भी दें जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि सवाल समझना आसान हो जाए वेव्स के लिहाज से, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज्यादा हो रहा है, हमें लेस एम्पलीट्यूड चाहिए, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो दिस कुड बी प्लॉजिबल ऑप्शन। यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज्यादा हो रहा है, इम्पॉसिबल ऑप्शन। एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो ऑप्शन कैन बी कंसिडर्ड। तो हमने ऑप्शन ए और डी को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया, ये हमारी डिस्कशन का पार्ट नहीं बनेगा। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं, दैट इज अ हायर पिच। हायर पिच का मतलब है फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अब अगर मैं आपको यहाँ पे ग्राफिकली बना दूं तो दिस इज हाई पिच, सॉरी लो पिच, एंड दिस इज हाई पिच। यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना, वेव्स का ज्यादा बनना इज द हायर पिच और हाई फ्रीक्वेंसी विजुअली स्पीकिंग। तो यहाँ पे देखें एक लिमिटेड स्पेस के अंदर वेव्स काफी ज्यादा हैं, और यहाँ पर उसी स्पेस के अंदर वेव्स थोड़ी कम है इन कंपैरिजन टू बिफोर। तो ये तो ऐसे लग रहा है जिस तरह उसने फ्रीक्वेंसी कम कर दी है, पिच कम कर दी है। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन इसमें सी है। अगर आप इसमें लिमिटेड स्पेस में देखो तो 2 वेव्स बनी है, लेकिन उसी स्पेस के अंदर यहाँ पे कम से कम 4 वेव्स बनी है, तो फ्रीक्वेंसी उसने डबल कर दी है। ठीक है, क्वेश्चन 29 किसी नॉर्थ पोल ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट इज प्लेस्ड क्लोज टू अ पीस ऑफ आयरन। आप नॉर्थ को आयरन के पास रखेंगे, द साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट आयरन, द साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट एंड अ पीस ऑफ कॉपर। ठीक है, व्हिच ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड इन नॉर्थ पोल ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। ठीक है जी, पीस ऑफ आयरन अट्रैक्ट होगा, हमें पता है। और ये जो बात बी सी और डी में जो लिखी हुई है ये तो बात बिल्कुल ही गलत है, पीस ऑफ आयरन तो होना ही होना है। नॉर्थ के साथ साउथ पोल बिल्कुल अट्रैक्ट होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मैं नॉर्थ पोल लेकर आता हूँ और दूसरा साउथ लेकर आता हूँ किसी और मैग्नेट का, तो दे विल बी अट्रैक्टेड, आई नो दिस। उसके बाद कहता है जी पीस ऑफ कॉपर। पीस ऑफ कॉपर अट्रैक्ट ही नहीं होता जिसके साथ मर्जी ले जाए। कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, दीज आर नॉट मैग्नेटिक मटेरियल्स, इन्होंने अट्रैक्ट और रिपल्शन इनमें नहीं होती। तो ये भी अगेन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, तो बेस्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, जो कि सारी बातों को फुलफिल करता है। ये हमारे पास कंपस मेथड है, और ये अगर मैं इसमें कंपस की ड्राइंग्स बनाऊं तो नॉर्थ पोल के सामने कंपस ऐसे होगा। कंपस की अगर बात करें तो एरो हेड इज नॉर्थ और टेल एंड इज साउथ। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कंपस ऐसे बनेगा, और अगर यहाँ रखते कंपस तो वो इस तरह से बन, बेसिकली इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से बन रही होती है। ठीक है, जो कि इन कंपसेस में से पास करती हुई हम ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। तो मोस्ट लाइकली तीनों के एरोज बना लिए हैं, इस जैसा कोई भी नहीं है। और अगर आप ऑनलाइन जाके रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इस तरफ पड़ा होता है उसका एरो डाउनवर्ड्स ही होता है, क्योंकि एरो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से चलकर जा रही होती है। तो कर्व आना शुरू होता है यहाँ पर, और एक कर्व होता है यहाँ पर, बिल्कुल स्ट्रेट एरो ऑप्शन सी पे बनता है। तो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है अबाउट चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। वो कहते हैं जी विच रो डिस्क्राइब्स हाउ द रॉड्स मूव। ऑपोजिट चार्ज प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब रखा है, मूवमेंट दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। ऐसा क्यों है? बिकॉज दे आर ऑपोजिटली चार्ज, अट्रैक्ट करेंगे। Explanation: opposite charges attract. We are very familiar with that. A meter that measures the rate of flow of charges in a resistor is placed in a circuit. Flow of charges है तो वो current की बात कर रहा है, और current जो है वो ammeter से measure होता है। What is the name of this meter and how it is connected? और ये हमें पता है कि सीरीज में लगता है। ठीक है, तो नेम जो है जी वो ammeter होगा और ये सीरीज में लगेगा।
वोल्ट मीटर अगर होता तो वो पैरेलल में लगता है, एम मीटर सीरीज में ही लगता है। सो द बेस्ट आंसर अंडर दीस सर्कमस्टांसेस इज ऑप्शन बी। अच्छा, एक चीज मैं ये लास्ट एमसीक्यू के बारे में आपको बता दूं, प्रीवियस वाले के बारे में, जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी फील्ड होती है आउटवर्ड्स और नेगेटिव चार्ज की फील्ड होती है इनवर्ड्स। अगर इन दोनों की प्लेट्स लगा दी जाए, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके दरमियान एस्टैब्लिश होगी दैट विल बी लाइक दिस, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आइडिया वही है, पॉजिटिव के परस्पेक्टिव से देखो तो फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव के परस्पेक्टिव से देखो तो फील्ड इज मूविंग इनटू द चार्ज। अच्छा, अब इसी में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन रख देते तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, इसके ऊपर लेफ्ट फोर्स लगेगी, दैट लुक्स लाइक दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एक्चुअली ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग वे है ये बात करने का, जो कि कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है। और अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रख देता तो मैं कहता कि इट इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कुछ एमसीक्यूज मैंने देखे कि जो इस तरह के वर्ड्स वो यूज करके आपको कंफ्यूज करता है, हालांकि कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू किनेटिक एनर्जी। तो आप यानी आप क्या करना चाह रहे हैं कि आप इनपुट पे इस मशीन को इलेक्ट्रिकल देना चाहते हैं और आउटपुट पे एक्सपेक्ट करते हैं किनेटिक एनर्जी या कोई मोशन, कुछ मूवमेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं। आयरन जो है आपके पास, जो कपड़े इस्त्री करने वाली, उसको तो आप इलेक्ट्रिकल देते हैं तो वो हीट बना देती है, थर्मल। केटल भी वही काम कर रही है। लैंप मेजॉरिटी तो आपने उसको डिजाइन इसलिए किया होता है कि इलेक्ट्रिकल लेके आपको लाइट एनर्जी बना दे, लेकिन क्योंकि वो हीटअप हो जाता है तो वो हीट भी दे रहा है आपको। तो मोटर ही है, जिस तरह पानी की मोटर है, आपका सीलिंग फैन है, आपके पास वैक्यूम क्लीनर है, आपके पास गाड़ी का एसी है, वहां पर हम सारी इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं। वो मूव करने के बाद आपको किनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ मोशन प्रोवाइड कर देता है। Why is a fuse used in electrical appliance? To protect the earthing के लिए तो आपको बेटा अर्थ वायर लगानी पड़ती है, तो ये बात तो फ्यूज के लिए बिल्कुल वैलिड नहीं है। टू चेंज द, हम अप्लायंस की पावर रिक्वायरमेंट चेंज नहीं कर सकते। P इक्वल्स टू IV। अगर अप्लायंस को 1000 वॉट्स चाहिए तो अप्लायंस ने कंज्यूम करने ही करने, वरना अप्लायंस रन होगी ही नहीं। तो फ्यूज का ये काम नहीं, इट्स अ प्रोटेक्शन डिवाइस टू चेंज द वोल्टेज। ये भी काम हम फ्यूज से नहीं करवा सकते। तो टू प्रोटेक्ट द अप्लायंस फ्रॉम ओवर करंट, फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और फ्यूज करता है क्या, खुद मेल्ट हो जाएगा, खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन आगे करंट को पास नहीं होने देगा। क्वेश्चन नंबर 36 है बेटा हमारे पास, वो कहते हैं कॉइल ऑफ अ वायर इज रोटेटेड इन अ कांस्टेंट रेट बिटवीन पोल्स ऑफ अ यू शेप मैग्नेट। यू शेप मैग्नेट अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है जी, इसमें एक आपके पास नॉर्थ पोल होगा और दूसरा आपके पास साउथ पोल होगा। तो कह रहे हैं इसके बीच में हम एक कॉइल को रोटेट करवा रहे हैं। हमारे पास एक कॉइल पड़ी हुई है, हम उसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड दे हैव डिफरेंट स्लिप रिंग्स। अब हमें पता है स्लिप रिंग्स जो है वो एसी के लिए होता है, और डिफरेंट, तो लाजिम बात है अगर अलग अलग सप्लाईज हैं तो एसी के लिए ही अलग स्लिप रिंग्स होते हैं, डीसी के लिए स्प्लिट रिंग्स होते हैं, ठीक है। तो एसी जनरेटर है तो आउटपुट इसकी जो है इट शुड लुक लाइक एन एसी जनरेटर, दैट इज दिस वन। और इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं, डी जो आउटपुट है दैट इज फॉर अ बैटरी, बैटरी है, सेल है, तो ये तो एसी जनरेटर की आउटपुट नहीं हो सकती। ऑप्शन ए जो है दैट इज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने डायोड के लिहाज से सिलेबस में देखा हुआ है। ये काम तब होता अगर आप एसी सप्लाई को डायोड के साथ कनेक्ट कर देते और रेजिस्टर की आउटपुट चेक करते बाय कनेक्टिंग अ सीआरओ, तो फिर ये काम होता, ऑप्शन ए तब बनती। और ऑप्शन बी फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही आपके उसमें सिलेबस में नहीं है, उसमें फिर आपको 4 डायोड्स लगाने पड़ते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी आंसर नहीं था। तो एसी जनरेटर से आपको पता चल जाना चाहिए था कि शुड हैव बीन ऑप्शन सी, ठीक है। 36 which statement about the transformer is correct? ट्रांसफार्मर के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्यों करते हैं? द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड द ट्रांसफार्मर इंड्यूसेस द नीड ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। बिल्कुल यही पर्पज है इसका कि प्राइमरी कॉइल के ऊपर जब करंट पास होता है या जब हम एसी करंट पास करते हैं तो इसमें क्योंकि फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और अगर हम चेंजिंग करंट प्रोवाइड करेंगे तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगी। वो कोर के डायपोल्स को चेंज करता है, कोर के डायपोल्स सेकेंडरी के डायपोल्स को चेंज करते हैं, और हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है। बाकियों को भी देख लेते हैं टू डिसमिस एनी कॉमन मिसकंसेप्शंस। द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ आयरन बिकॉज आयरन इज अ गुड, इससे कोई फायदा नहीं है, आयरन से बनता जरूर है लेकिन इट इज अ गुड मैग्नेटिक मटेरियल
क्विकली इंड्यूस, क्विकली मैग्नेटाइजेस, क्विकली डीमैग्नेटाइजेस। इसका कंडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, क्योंकि वायर जो है वो हमने कॉपर से बनाई होती है, और आयरन इसलिए लगाया बिकॉज इट इजीली डीमैग्नेटाइजेस एंड इजीली मैग्नेटाइजेस। द ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिव करंट, ये बिल्कुल नहीं, ये डायोड का काम है, और इसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ट्रांसफार्मर इसलिए हमने नहीं बनाया था। और इनफैक्ट अगर ट्रांसफार्मर को आप इनपुट पे एसी देंगे तो आउटपुट पे भी एसी ही देता है। इट कैन नॉट चेंज एनीथिंग, इट कैन ओनली चेंज द लेवल ऑफ वोल्टेजेस। अगर आपने वोल्टेज कम करनी है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, अगर आपने वोल्टेज ज्यादा करनी है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और वो नंबर ऑफ कॉइल्स पे डिपेंड करता है। आप कॉइल्स ज्यादा कर देंगे तो स्टेप अप बन जाएगा, कॉइल्स कम कर देंगे आउटपुट पे तो स्टेप डाउन बन जाएगा। दिस ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिंग करंट, ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये सिर्फ इसमें जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन ए। 37 देख लेते हैं। वो कहता है जी रेडिएशन कौन सी है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। हीलियम न्यूक्लियस हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ अल्फा, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो बाकी टेस्ट करेंगे तो फायदा ही नहीं है, तो ऑप्शन ए ही इसमें आंसर बनता है। ठीक है, ये गैमा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रॉन लुक्स लाइक अ बीटा। ठीक है जी। 38 को देख लेते हैं। ये रिले का स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके पास। तो इसमें देखें आप कि इस प्राइमरी स्विच को जब हम क्लोज करेंगे, इसके पास बैटरी भी है तो इसमें करंट फ्लो करेगा। जब इस कॉइल में से करंट फ्लो करेगा तो कॉइल इटसेल्फ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, और कॉइल के ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल्स आ जाएंगे। इट विल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। ठीक है, अब ये आयरन आर्मेचर पड़ा हुआ है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ये पिवट पड़ी हुई है, लेवर एक्शन की वजह से ये अगर इस तरफ आ रहा है तो ये इस तरफ मूव करेगा, एंड व्हेन इट इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स दैट साइड, ये इसको पुश अगेंस्ट करेगा, और ये दोनों कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो जाते हैं। कॉन्टैक्ट क्लोज होने से क्या होगा कि आपके पास ये जो सेकेंडरी सर्किट है ये वाला, ये स्विच ऑन हो जाएगा। और उसका रीजन क्या है, बिकॉज पहले तो इसमें बैटरी भी थी, मोटर भी थी, प्रोवाइडर भी है, यूजर भी है, लेकिन सर्किट के पास करने के लिए पाथ नहीं है। तो आपने वो पाथ इनडायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया, कॉन्टैक्ट कंप्लीट हो गया, तो ये सेकेंडरी सर्किट भी ऑन हो जाएगा। यही रिले का पर्पस है कि हम एक लो वोल्टेज सर्किट से, दैट इज सेफ फॉर ह्यूमन ऑपरेशन, हम एक हाई वोल्टेज सर्किट ऑपरेट कराते हैं कि मैं मैनुअली जाके इस स्विच को क्लोज नहीं करना चाहता। इट माइट बी डेंजरस एट अ हायर वोल्टेज, तो हम इनडायरेक्टली लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज सर्किट स्विच करवाना चाहते हैं। दिस इज द पर्पस ऑफ रिले। और ये जो डॉटेड बॉक्स बने हुए हैं ये पूरे रिले का स्ट्रक्चर है कि दिस इज व्हाट द रिले लुक्स लाइक फ्रॉम द इनसाइड। ठीक है, और अगर CIE के सिंबल की बात करो तो वो इस तरह से कॉइल बनाता है और इस तरह से स्विच बनाता है उसके सामने। इधर सेकेंडरी सर्किट लगा देगा, कुड बी एन AC अप्लायंस, कुड बी DC अप्लायंस, और इधर आपके पास प्राइमरी अप्लायंस, प्राइमरी स्विच लगा देगा जो आप कंट्रोल करते हैं। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉइल, और ये उसका स्विच है जो कि यहाँ पर बना हुआ है, और ये कॉइल की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो बी अवेयर ऑफ दैट सिंबल एज वेल। तो वो कहते हैं जी करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, आपने ऑर्डर सिलेक्ट करना है। ऑर्डर पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं स्विच ऐसे क्लोज किया, अभी मैंने एक्सप्लेन की थ्योरी सारी आपको कि हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे जाते हैं। तो जी स्विच एस क्लोज करेंगे तो काम शुरू होगा। तो पहला तो हमारा नंबर 5 होना चाहिए, पहला काम, पहली जॉब इज नंबर 5, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगी। उसके बाद 1 आ जाता है, द करंट इन द कॉइल मैग्नेटिज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बिल्कुल जी, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो काम शुरू होगा। उसके बाद आप ये बाकी चीज़ों को भी फिगर आउट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको इसकी थ्योरी समझा दी है कि ये काम कैसे करता है। नाउ दिस ऑप्शन विल मेक मोर सेंस टू यू। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 39 और 40 पे चलते हैं। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक इमिशंस की स्टूडेंट लिस्ट द फॉलोइंग, अल्फा पार्टिकल की वो बात कर रहा है। इट इज पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल ठीक बात है। पेनिट्रेशन एबिलिटी उसकी बिल्कुल लो है, और क्यों लो है, बिकॉज उसका साइज बड़ा है, साइज ज्यादा है, वो दूर तक जा ही नहीं सकता अनलेस वैक्यूम हो। ठीक है, एयर में एयर पार्टिकल से कोलाइड करके उनको आयनाइज करके खुद खत्म हो जाएगा। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रो, बिल्कुल नहीं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिर्फ और सिर्फ गैमा या एक्स रे है, और एक्स रे को हम इसमें रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर में स्टडी नहीं करते। ठीक है, तो आपके पास ये सिर्फ पहली बात जो है वो ठीक है, दैट वुड बी ऑप्शन ए। वैसे अगर देखा जाए तो हीलियम के लिए 4 2 आता है और अल्फा लिखा जाता है उसको, यानी इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं, इट इज ओवरऑल अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इट्स जस्ट अ न्यूक्लियस। A wooden object believed to be 6,000 years old, which isotope can be found in the object to determine the age? That is carbon-14, memory based है। इसको कार्बन डेटिंग कहा जाता है। कार्बन डेटिंग कैसे होती है आप उसके अंदर देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट के अंदर आप रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में चले जाएंगे तो लास्ट 2 3 लेक्चर्स हैं जिसमें कार्बन डेटिंग को मैंने एक्सप्लेन किया, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। बट दिस इज अ मेमोरी बेस्ड पॉइंट।